ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 116 राजा रिकू और वियोला। ड्रेसरोसा उन 20 राज्यों में से एक है जो महान राज्य की पराजय के बाद विश्व सरकार की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। मूलतः इस पर डोन क्विजोटे परिवार का शासन था, लेकिन जब वे मैरी जियोइस चले गए तो रिकू परिवार ने उनकी जगह ले ली। उनके शासन में राज्य फलता फूलता रहा और बौने आजाद हो गए। कुछ समय बाद देश अपनी अद्वितीय शांति के लिए जाना जाने लगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ब्लेज और उनके समूह ने ड्रेसरोसा की रूपरेखा देखी, जो विशाल चट्टानों से घिरी हुई खूबसूरत लग रही थी। आलीशान स्पेनिश शैली की इमारतों ने सभी को चकित कर दिया। डोन क्विसोट समुद्री डाकुओं को सतर्क न करने के लिए ब्लेज ने ड्रैगन रूप को तब रद्द कर दिया जब वे ड्रेसरोसा से कुछ दूरी पर थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डोफ्लेमिंगो से डरता है, वो बस नहीं चाहता कि आगामी लड़ाई का असर आम नागरिकों पर पड़े। अगर ऐसा न होता तो वो सीधे कार्रवाई करता। इसके अलावा डोन क्विजोट समुद्री डाकुओं में शैतान फल उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। विशेष रूप से पिका और शुगर को सावधानी से संभालना होगा, क्योंकि उनकी शैतान फल शक्तियां काफी खतरनाक है। दरअसल ब्लेज डोफ्लामिंगो से भिड़ने से पहले उनकी देखभाल करने की योजना बनाता है। इसके लिए उसे राजा रिकू की मदद की जरूरत है। इसलिए ब्लेज, गियोन, रेगिस और रोसिनांटे किंग्स पठार की ओर बढ़े, जो ड्रेसरोसा के मध्य में स्थित एक विशाल मुकुट के आकार का स्थल है। रॉयल पैलेस इसके शीर्ष पर स्थित है। जैसे ही वे राजा के पठार पर पहुंचे, ड्रेसरोसा के गार्डों ने उन्हें रोक लिया और उनसे पूछताछ की। ब्लेज ने सीधे तौर पर अपना इरादा बताया और अपनी मरीन पहचान दिखाई। सुरक्षा कर्मियों को संदेह था, क्योंकि मरीन का राज्य में आना प्रतिदिन की घटना नहीं थी। इसलिए उन्होंने सीधे अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया। कुछ ही देर में घनी काली नुकीली दाढ़ी और बहुत ही छोटे पैरों वाला एक विशालकाय मांसल आदमी उनके पास आया। ब्लेज इस आदमी को जानता था, टैंक लेपेटो, जो राजा रिकू के प्रति बहुत वफादार है और ड्रेसरोसा की सेल्फ डिफेंस आर्मी का कमांडर भी है। मूल समय रेखा में वो मेरा नो मी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोरिडा कोलोसियम में एक ग्लैडिएटर के रूप में शामिल हुआ था। ड्रेसरोसा के शांतिपूर्ण राज्य में मरीन क्या कर रहे हैं? लेपेंटो ने पूछा। मैं रियर एडमिरल ब्लेज हूं, मैं राजा रिकू से मिलना चाहता हूं, ब्लेज ने सीधे कहा। उसकी बातें सुनकर लेपेंटो को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि वो भड़क पाता, ब्लेज ने आगे कहा, यह आपके राज्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना समय बर्बाद न करें। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेपेंटो ने अपना गुस्सा दबा लिया, क्योंकि वो समझ गया था कि ब्लेज गंभीर है। इसलिए उसने जल्दी से गियोन, रेगिस और रोसिनांटे की ओर देखा, जो ब्लेज के पीछे थे, और कहा, मेरे पीछे आओ। लेपेंटो का पीछा करते हुए उन्हें शाही महल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ब्लेज ने बड़े आलीशान हॉल में राजा रिकू को कुछ अन्य सदस्यों के साथ देखा। जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया वो वियोला है, जो ड्रेसरोसा की वर्तमान राजकुमारी और स्कारलेट की छोटी बहन है, जो अब काइरोस के साथ रहती है। मूल समय रेखा में वियोला एक दुबलिपतली, सुंदर और हल्के जैतून रंग की त्वचा वाली महिला है, जिसकी औसत ऊंचाई और सुडौल शरीर है, लेकिन वर्तमान में वो अलग दिखती है। उन्होंने काले रंग का टॉप और हल्के और फ्रिल वाले निचले हिस्से के साथ एक लंबी पोशाक पहनी थी, जबकि उनके बाल थोड़ी तक कटे हुए थे और एक गुलाबी हेयर बैंड से साइड पार्टिंग किए हुए थे। वो कमजोर दिख सकती है, लेकिन उसकी शैतानी फल की क्षमता बहुत उपयोगी है। अगर ब्लेज को उसकी मदद मिल जाए तो वो आसानी से डोन क्विजोट समुद्री डाकुओं का पता लगा सकेगा। मरीन को ड्रेसरोसा में क्या लाया है? राजा रिकू ने संदेह भरे स्वर में पूछा। अन्य राज्यों के विपरीत ड्रेसरोसा का विश्व सरकार के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था। नमस्ते राजा रिकू, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं ब्लेज हूं, मरीन मुख्यालय रियर एडमिरल, और ये रियर एडमिरल गियोन, रेगिस और रोसिनांटे हैं। मुझे लगता है आपने डोन क्विसोट समुद्री डाकुओं के बारे में पहले भी सुना होगा, है ना? राजा रिकू ने डॉन क्विजोटे का नाम सुनकर भौहें सिकोड़ी, लेकिन अंत में सिर हिलाकर कहा, हाँ रोसिनांटे, इसे समझाओ। ब्लेज ने इशारा किया, जबकि रोसिनांटे आगे बढ़ गया। मेरा नाम डोन क्विसोटे रोसिनांटे है और मेरे भाई का नाम डोन क्विसोटे डोफ्लामिंगो है। रोसिनांटे ने बिना कुछ छिपाए डोफ्लामिंगो की योजना बता दी। समाचार सुनकर राजा रिकू ने रोसिनांटे के रहस्योद्घाटन पर अपना धैर्य नहीं खोया, बल्कि अपनी बेटी वियोला की ओर देखा, जिसने ग्लेयर फल खाया था और वो किसी भी झूठ को पहचान सकती थी। जब वियोला ने उसके शब्दों को प्रमाणित किया तो रिकू ने गहरी सांस ली और एक मिनट के लिए चुप हो गया। क्या विश्व सरकार ने आप सभी को डोफ्लामिंगो को रोकने के लिए भेजा है? विश्व सरकार? नहीं, क्या तुमने नहीं सुना? विश्व सरकार कल डोफ्लामिंगो को सरदारों में से एक घोषित करेगी, फिर वो हमारा सहयोगी बन जाएगा। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। तो फिर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए कि हमारे बीच कुछ दुश्मनी है और रोसिनेंटे भी अपने भाई को कोई और बुरा काम करने से रोकना चाहता है। ब्लेज ने हंसते हुए कहा,
हालांकि रिकू को सच्चाई पता है, फिर भी वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर वे डोन क्विजोट समुद्री डाकुओं से सीधे भिड़ गए तो वो कल्पना नहीं कर सकता कि इससे लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। क्या हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुलझा सकते? राजा रिकू, मुझे लगता है कि आप अभी भी डोफ्लेमिंगो के उद्देश्य को नहीं समझ पाए हैं। उसे पैसे या किसी भी चीज की परवाह नहीं है। वो ड्रेसरोसा का राजा बनना चाहता है और विश्व कुलीन के रूप में अपना दर्जा पुनः प्राप्त करना चाहता है। गियोन ने कड़वा सच बताया। लेकिन लोग, राजा रिकू ने हताशा में अपनी कनपटियां रगड़ी। चिंता मत करो राजा रिकू, मैं डोफ्लेमिंगो और उसके दल का ख्याल रखूंगा। मुझे बस कुछ निम्न स्तर के सदस्यों को रोकने के लिए आपकी मदद और आपकी बेटी की मदद चाहिए। आप राजकुमारी वियोला है, डोफ्लेमिंगो के ठिकाने का पता लगाने में मेरी मदद करें। ब्लेज ने बात की और उसे डोन क्विजोट समुद्री डाकुओं के वांछित पोस्टर दिखाए। वो अपने अवलोकन हकी या शैतान फल शक्ति से उनका पता नहीं लगा सका, जिसका अर्थ है कि वे कहीं भूमिगत छिपे हुए हैं या किसी शैतान फल शक्ति द्वारा छिपाए गए हैं। वियोला ने राजा रिकू की ओर देखा, जिन्होंने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। फिर उसने शैतानी फल की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी आंखों के पास हाथ रखकर अपनी तर्जनी और अंगूठे से चश्मे की तरह गोल आकार बनाया। अतीन्द्रिय दर्शन फल का यह पहलू वियोला को एक पक्षी की तरह 4000 किलोमीटर के दायरे में सभी दिशाओं में अपनी दृष्टि भेजने की अनुमति देता है। पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। करीब 10 मिनट बीत गए, लेकिन वियोला को अभी भी कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। मैंने पूरा ड्रेसरोसा छान मारा और वांटेड पोस्टरों में कोई भी नहीं मिला। ब्लेज को समझ में आ गया कि वो अपने शैतानी फल का उपयोग मूल श्रृंखला की तरह प्रभावी ढंग से नहीं कर रही थी, इसलिए उसने कुछ शब्दों और विचारों के साथ उसकी मदद की। ये सुनकर वियोला का चेहरा चमक उठा और उसने एक बार फिर अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल किया। इस बार उसने अपनी 2 क्षमताओं को एक साथ इस्तेमाल किया, ठोस वस्तुओं के आर पार देखना और लंबी दूरी तक देखना। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि वो अचानक चिल्लाई, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। अध्याय 117 डोन क्विजोटे समुद्री डाकू। फ्लावर हिल से कुछ किलोमीटर पीछे डोफ्लेमिंगो और उसका दल एक छोटी पहाड़ी के अंदर छिपे हुए थे, जिसे पिका की स्टोन फल क्षमता का उपयोग करके परिवर्तित किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लेज उनकी गर्मी को महसूस नहीं कर सका। पत्थर ने उसे अवरुद्ध कर दिया। क्या आप देख सकते हैं कि डोफ्लेमिंगो के साथ कौन कौन है? गियो ने पूछा और सभी वांछित कागजात फर्श पर रख दिए। वियोला ने पुष्टि की कि वांछित पोस्टर में सभी लोग वहां हैं, ट्रेबोल को छोड़कर जो पहले ही मर चुका है। गियोन, मैं उनसे सीधे भिड़ने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम और दूसरे लोग नागरिकों को नुकसान पहुंचने से बचाएं। ब्लेज ने लड़ाई के लिए उत्सुक होकर कहा। डोफ्लेमिंगो के अलावा भी बहुत से शैतानी फल खाने वाले हैं, लेकिन क्या वे उसे नुकसान पहुंचा पाएंगे? उसे इस पर संदेह है। उसकी मौजूदा ताकत को देखते हुए केवल डोफ्लेमिंगो ही उससे मुश्किल से लड़ सकता है। फिर भी वो डोफ्लेमिंगो का सामना करने से पहले शुगर और पिका को खत्म करने की योजना बनाता है, क्योंकि उनकी शैतानी फल क्षमताएं परेशानी पैदा करने वाली है। क्या तुम्हें यकीन है? गियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। बहुत आसान। ब्लेज ने कंधे उचकाए और राजा रिकू की ओर मुड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कुछ सबसे अच्छे लोगों को इकट्ठा करेंगे और लोगों को उस क्षेत्र के पास स्थानांतरित करेंगे। स्थिति की गंभीरता को जानते हुए रिकू ने कुछ नहीं कहा और सीधे लेपेंटो को अपने सबसे अच्छे लोगों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। गियोन, तुम राज्य बल के साथ सहयोग करो और डोन क्विजोटे समुद्री डाकुओं के किसी भी मुख्य अधिकारी को भागने मत दो। इस समय पूरा ड्रेसरोसा मरीन की निगरानी में है, क्योंकि ब्लेज ने अपने साथ आए 20 मरीन सैनिकों के साथ यहां आते ही जाल फैला दिया था। आदेश जारी करने के बाद ब्लेज ने उस छोटी पहाड़ी की ओर देखा जिसकी ओर वियोला ने इशारा किया था। अभी उसे हमला करने से पहले अपनी अपनी स्थिति का पता लगाना है। गहरी सांस लेते हुए ब्लेज ने अपना दाहिना हाथ जमीन पर दबाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके शरीर से एक ऊष्मा तरंग निकली जो जमीन से होते हुए सीधी रेखा में उस स्थान की ओर बढ़ी जहां डोन क्विजोट समुद्री डाकू छिपे हुए थे। कुछ ही सेकंड में उसकी ऊष्मा तरंग उस स्थान पर पहुंच गई और उसे सारी जानकारी वापस भेज दी। उसने उनके ऊष्मा संकेतों को याद कर लिया और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, क्योंकि जैसे ही उसकी गर्म लहर ने उस जगह को अपनी चपेट में ले लिया, डोफ्लेमिंगो ने अपनी गहरी निरीक्षण हकी से इसे देख लिया। प्रभावशाली, ब्लेज ने मन ही मन टिप्पणी की। अगर वो गलत नहीं है तो डोफ्लेमिंगो का हकी यूं को कमांडरों के स्तर तक पहुंच गया है। इस बीच डोफ्लेमिंगो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और भौहें सिकोड़ ली। यह सिर्फ 1 सेकंड के लिए था, लेकिन उसने इसे महसूस किया। दरअसल डोफ्लेमिंगो की शैली भूमिगत छिपने की नहीं है, लेकिन ब्लेज के हाल के कारनामों ने उसे सावधान कर दिया है। खासकर जब ब्लेज ने स्पीड समुद्री लुटेरों को हराया था। वो चिंतित क्यों नहीं होता, जबकि वो व्यक्तिगत रूप से जानता था कि स्पीड कितनी ताकतवर है। स्पीड मानव त्वचा में एक राक्षस है, लेकिन इतना ताकतवर आदमी भी
उस मरीन से हार गया। आज की कॉल के बाद डोफ्लेमिंगो को पता चल गया कि ब्लेज का अगला निशाना वो है। उसने ये भी पाया कि उसका भाई रोसिनांटे उसके साथ है। क्या हुआ डॉफी? पिका ने ऊंची आवाज में पूछा। किसी ने अभी अभी हमें देखा है। मुझे लगता है कि ये वही मरीन है। वो ड्रेसरोसा में है, डोफ्लेमिंगो ने शांति से कहा और आंखें मूंद ली। ये उसकी उम्मीद से परे है कि ब्लेज इतनी जल्दी उसके पीछे आ जाएगा। उसने सब कुछ अच्छी तरह से प्लान किया था, लेकिन एकमात्र विसंगति ब्लेज है। ये उसे परेशान करता है। वो मरीन खास तौर पर हमें निशाना बना रहा है। पहले उसने वेर्गो को मारा, फिर ट्रेबोल को, और अब वो हमारे पीछे आ रहा है। हमें उसका ख्याल रखना होगा। डायमांटे ने कहा। डोफी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मरीन आते हैं। मैं उनका ख्याल रखूंगा। पिका ने गर्व से घोषणा की। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस दौरान ब्लेज ने अपनी क्षमता को बिखेर दिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चूंकि डोफ्लेमिंगो को उसके अस्तित्व का पता चल गया है, इसलिए उसे हमला करने का समय आ गया है। अन्यथा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। गियोन, डोफ्लेमिंगो ने हमें देख लिया है। मैं हमला करने जा रहा हूं। तुम बाकी लोगों को इकट्ठा करो और इलाके को घेर लो। ये कहते हुए ब्लेज ने सोरू का इस्तेमाल किया और सभी की नजरों से ओझल हो गया। क्या वो अकेले डोन क्विजोट समुद्री डाकुओं पर हमला करने जा रहा है? ये कोई बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है। वो कम से कम हमारे आदमियों के इकट्ठा होने का इंतजार तो कर सकता है। राजा रिकू ने अपने विचार व्यक्त किए। रेगिस ने हल्के से हंसते हुए कहा, राजा रिकू, आपको ड्रेसरोसा के निवासियों के बारे में चिंतित होना चाहिए। अगर ब्लेसान अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं करता है, तो ये इस द्वीप का अंत होगा। उसके शब्दों से राजा रिकू और वियोला अचंभित रह गए, क्योंकि वे उसके वाक्य के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाए। ब्लेज का शरीर तेजी से उस पहाड़ी के पास पहुंचा जहां डोफ्लेमिंगो था। जैसे ही वो 1 किलोमीटर दूर था, उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक सुनहरी किरण छोड़ी जो पहाड़ी की ओर बढ़ी। टकराना। सुनहरी किरण ने अपना रास्ता बनाया और जब वो कोर तक पहुंची तो विस्फोट हो गया। विस्फोट ने छोटी पहाड़ी को रेत में बदल दिया ताकि ये आसपास के नागरिकों को नुकसान न पहुंचाए। जैसे ही पहाड़ी नष्ट हुई, पिका की आकृति जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून बहने लगा। डोन क्विजोट समुद्री लुटेरों के अन्य सदस्यों के लिए उन्हें स्टोन फल शक्तियों का उपयोग करके जबरन बाहर भेज दिया गया। ब्लेज पिका के बगल में उतरा, जबकि उसके दाहिने पैर ने पिका के चेहरे को जमीन पर मजबूती से दबाया। लेकिन पिका इतनी जल्दी उसके चेहरे को हकी से ढक देता है। उसकी ओर देखते हुए ब्लेज बोला, अगर तुमने अपना शैतानी फल इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। फिर उसने अपने सामने खड़े डोन क्विजोट समुद्री लुटेरों की ओर देखा। डायमांटे, लाओजी, सीनियर पिंक्स, गियोला, ग्लेडियस और माचवेस डोफ्लेमिंगो के पीछे खड़े थे। शुगर की बात करें तो यंग डेलिंगर, बेबी 5 और बफेलो पीछे खड़े थे। डोफ्लेमिंगो, हम आखिरकार मिले। तुम्हारे अलावा तुम्हारे पास शैतानों का एक अच्छा समूह है। क्या यही तुम्हारे आत्मविश्वास का कारण है? ब्लेज ने कहा, जबकि उसकी आंखें समुद्री डाकुओं को स्कैन कर रही थी। उनकी सारी जानकारी उसकी आंखों में चमक उठी। डायमांटे, पिका और ट्रेबोल जैसा एक कुलीन अधिकारी। वो हीरा नोमी, रिपल फ्रूट खाता था और दोनों तरह के हकी में भी पारंगत था। इसके बाद डोन क्विजोट सेना के अधिकारी। माचवेसे, वो टन नो मी का उपयोग करता है। सीनियर पिंक, सुई नो मी, स्विम फ्रूट का उपयोग करता है। लाओजी, वो जियोकिन के नाम से जानी जाने वाली मार्शल आर्ट शैली का मास्टर है। अपनी उम्र के बावजूद वो एक शक्तिशाली योद्धा है। गियोला, एक शैतान उपयोगकर्ता जिसने आर्ट फल खाया। ग्लेडियस, जिसने पॉप फल खाया था और आग्नेयास्त्रों में कुशल था। अंत में शुगर, जिसने होबी नो मी खाया। वो बेहद खतरनाक है, लेकिन वो बेबी 5 और बफेलो की तरह बहुत कमजोर है। सीरीज की तरह डोफ्लेमिंगो ने एक शानदार स्टाइल वाला हल्का गुलाबी पंख वाला कोट पहना हुआ है। वो बहुत लंबा भी है, जिसकी ऊंचाई करीब 10 फीट है। डोफ्लेमिंगो ने अपनी अनोखी हंसी का प्रदर्शन किया और बोला, फू 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 फू। मुझे लगता है कि मरीन ने कोई सहायता नहीं भेजी है, क्योंकि तुम अकेले आए हो। तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम अकेले हम सबसे नहीं जीत सकते, और मैं तुम्हारे आने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जैसे ही डोफ्लेमिंगो ने अपना भाषण समाप्त किया, पिका, जो ब्लेज के पैरों के नीचे था, ने चेतावनी के बावजूद अपनी शैतानी फल क्षमता का उपयोग किया और धरती में समा गया। ब्लेज, जिसने पहले ही चेतावनी दे दी थी, पूरी ताकत से भड़क उठा, जबकि उसके चारों ओर सुनहरी लपटें उठने लगी। जब उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, बूम, अत्यधिक तापमान की लपटों ने जमीन को पिघला दिया और उसी समय लपटों के विस्फोट से आग का एक ऐसा समुद्र उत्पन्न हो गया जिसने ब्लेज के पैरों के नीचे की हर चीज को जलाकर राख कर दिया। चूंकि हमला एक ही बिंदु पर केंद्रित था, इसलिए यह जमीन में घुस गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को वाष्पीकृत कर दिया। सब कुछ एक पल में घटित हो गया।
यहां तक कि डोफ्लेमिंगो भी ब्लेज के हमले पर प्रतिक्रिया करने में असफल रहा। डॉन क्विजोटे के समुद्री डाकू उसके द्वारा प्रदर्शित शक्ति से हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने जमीन में 1 मीटर व्यास का एक विशाल शून्य देखा, जो एक खाई की तरह था जिसका कोई अंत नहीं था। जहां तक पिका का सवाल है, वो तो इस दुनिया से मिट चुका है। डोफ्लेमिंगो का चेहरा बदसूरत हो गया है। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया और कंधे उचकाए। तुम्हारे अधीनस्थों में से कोई भी मेरी बात क्यों नहीं सुनता? अगर उसने मेरी चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो वो जीवित रहता। तो डोफ्लामिंगो, आगे क्या? हाँ, तुमने मेरे आने के लिए तैयार रहने के बारे में कुछ कहा था। मुझे दिखाओ, उसने उत्साह से पूछा। अध्याय 118 ब्लेज बनाम डोफ्लेमिंगो। डोफ्लेमिंगो ने ब्लेज के आगमन की तैयारी तो की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज इतनी जल्दी ड्रेसरोसा आ जाएगा। और उसकी योजना का मुख्य हिस्सा पिका और शुगर है। लेकिन अब पिका पहले ही मर चुका है। अभी उसका एकमात्र विकल्प ब्लेज का सामना करना है। डोफ्लेमिंगो और उसके पक्ष के अन्य लोगों ने ब्लेज की ओर देखा, जो मैदान में विशाल शून्य के ऊपर मंडरा रहा था। वे किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। डोफ्लेमिंगो ने सबसे पहले काम किया। उसके दोनों हाथों की उंगलियां हिल रही थी, जबकि अदृश्य तारे ब्लेज पर हर तरफ से हमला कर रही थी। इस बीच डोन क्विजोट समुद्री लुटेरों के अन्य सदस्य भी उस पर टूट पड़े। ब्लेज ने डोफ्लेमिंगो के तारों को नहीं टाला, क्योंकि वो ये परखना चाहता था कि वे कितने टिकाऊ हैं। अगले ही पल हकी से लिपटे तारों ने उसके पैरों और हाथों को कसकर जकड़ लिया। तारे वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन ब्लेज ने सोचा, ये उसे बांधने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। उन्नत स्तर से ऊपर हकी वाला कोई भी व्यक्ति इसे थोड़े प्रयास से तोड़ सकता है। थोड़ी सी ताकत के साथ उसे बांधने वाली रस्सियां टुकड़ों में बिखर गई। उस पल शक्ति से भरी एक मुट्ठी ने उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे ब्लेज को अपना सिर दाई ओर झुकाना पड़ा। यह मुक्का माचविसे से आया, जिसने टन टन फल खाया था। स्पीड पायरेट्स के ल्यूक द्वारा विकसित किलो किलो फल की तुलना में यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमले ने उसे गुदगुदी भी नहीं की। इसी समय ग्लेडियस द्वारा अपनी भुजाओं पर स्थापित फायरिंग तंत्र का उपयोग करके दागी गई कई गोलियां ब्लेज के शरीर में लगी, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। हमलों की श्रृंखला ने धूल और मलबे को चारों ओर फैला दिया, जिससे सभी का दृश्य धुंधला हो गया। ब्लेज के लिए वो बिना किसी नुकसान के बीच हवा में तैर रहा था। एक विचार के साथ एक सुनहरा गोलाकार बुलबुला उसके दाहिने हाथ पर लिपट गया और ब्लेज पुनः माचविस के सामने आया और उसे मुक्का मारा। टकराना। मुक्का लगने से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और आग की लपटें उठीं, जिसने माचविस को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। माचविस बहुत दूर जाकर गिरा, जबकि उसका पूरा शरीर जलकर काला हो गया। वो मरा है या जिंदा, ये कोई नहीं जानता। उसे खत्म करते हुए ब्लेज डोन क्विजोट पायरेट से कुछ फीट की दूरी पर उतरा, जो सभी उसे सतर्कता से देख रहे थे। वे बता सकते थे कि उनके सामने खड़ा आदमी बहुत शक्तिशाली था, अत्यंत शक्तिशाली, क्योंकि उनके चौतरफा हमलों के बावजूद उस पर खरोंच तक नहीं आई। ब्लेज ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब समय आ गया है कि छोटी छोटी चीजों से छुटकारा पा लिया जाए। उसकी आंखें लाल हो गई, जबकि उसके अंदर से एक जबरदस्त आवेग फूट पड़ा और सभी दिशाओं में लहरें उठने लगी। सब कुछ ठहर गया। ब्लेज की हकी ने आसपास के वातावरण को प्रभावित किया। उसके नीचे की जमीन दरक गई, जबकि इमारतें और चट्टानें तीव्र दबाव से हिलने लगी, जैसे किसी चीज से उकसाया गया हो। डोफ्लेमिंगो के विजेता की हकी अपने आप ही फट गई और ब्लेज की हकी से टकरा गई। बूम! शक्तिशाली टक्कर ने सीधे शुगर, डेलिंगर, बेबी 5 और बफेलों को गिरा दिया। जिनकी इच्छाशक्ति शक्तिशाली नहीं थी, वे बेहोश हो गए। जहां तक डोन क्विजोट के अन्य समुद्री लुटेरों का सवाल है, उन्हें हवा में उछाला गया और दूर फेंक दिया गया। यहां तक कि ड्रेसरोसा के कुछ बदकिस्मत नागरिक जो पास में ही थे, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अब सब ठीक है, ब्लेज ने अपना चेहरा सीधा और गंभीर रखते हुए कहा। डोफ्लेमिंगो, क्या तुम तैयार हो? यह कहते हुए ब्लेज का पूरा शरीर सुनहरी लपटों में जलने लगा, मानो कोई सूर्य देवता नश्वर संसार में उतर आया हो। उसके चारों ओर बिजली की सुनहरी चमक चमक उठी और अगले ही क्षण उसका आकार धुंधला हो गया और डोफ्लेमिंगो के सामने आ गया, तथा उसने एक तेज किक मारी, जिससे हवा फट गई। बाद में उसने तेजी से अपनी बाहों को हकी से ढक लिया और हमले को रोक दिया। धमाका! डोफ्लेमिंगो को ब्लेज के हमले के पीछे की ताकत का विरोध करने में विफल होने के कारण काफी दूरी तक पीछे हटना पड़ा। अपने पैरों पर खड़े होकर वो कुछ मीटर तक फिसला, फिर रुका। फिर उसने अपने झुलसे हुए हाथों को देखा, जो अनजाने में दर्द से कराह रहे थे। डोफ्लेमिंगो को पता था कि ब्लेज ने कोई हकी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी बाद वाले की क्रूर ताकत ने उसकी हकी रक्षा को तोड़ दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी शारीरिक शक्ति इतनी शक्तिशाली होगी। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई। अपने अवलोकन हकी से उसने महसूस किया कि ब्लेज का आकार तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। बिना समय गवाए
उसने अपने पैरों को रस्सियों से लपेटा और हकी उसने लात मारी। डोफ्लामिंगो के सामने पहुंचकर ब्लेज ने हकी के साथ अपनी एक किक मारी। धमाका! हकी की लहरें वातावरण में फैल गई। सुनहरी और गुलाबी चिंगारियां आपस में टकराने लगी और एक दूसरे से टकराने लगी। इस शक्ति के कारण एक अशांत प्रघात तरंग उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गई तथा उन्हें घेरने वाली पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकी, जिससे डोफ्लामिंगो और ब्लेज के साथ एक कार्टर उसके केंद्र में रह गया। ड्रेसरोसा के सभी नागरिकों ने अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस किया, जिससे वे भूकंप के डर से अपने घर से भाग गए। गियोन, रोसिनांटे, रेगिस और अन्य लोग जो निवासियों को शांत कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं, वे आकाश में टकराव को देख रहे थे। सर्वोच्च राजाओं का टकराव। गियोन ने बड़बड़ाया। राजा रिकू, वायलेट और ड्रेसरोसा के अन्य उच्च अधिकारी कहीं दूर हो रही भीषण लड़ाई को देखकर अचंभित रह गए। युद्ध की बात करें तो ब्लेज और डोफ्लामिंगो के बीच दर्जनों लात घूंसे चले, जबकि ब्लेज को कोई चोट नहीं आई, जबकि डोफ्लामिंगो के शरीर पर चोटें आई। चूंकि डोफ्लामिंगो एक ऐसा व्यक्ति है जो किकाधारित युद्ध शैली में माहिर है, ब्लेज ने भी युद्ध में केवल अपने पैरों का इस्तेमाल किया। ये इस तरह से मजेदार है, उसे आश्चर्य होता है डोफ्लामिंगो के अपने शैतानी फल की क्षमता पर नियंत्रण से। ये असाधारण, सटीक और शक्तिशाली है। हालांकि बाद वाले की हकी एडमिरल के स्तर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन वह इसे अपने स्ट्रिंग फल के साथ संतुलित करता है जो एडमिरल के स्तर तक पहुंच गया था। फिर भी डोफ्लामिंगो ब्लेज के सामने खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था, जो पूरी तरह से उसके स्तर से बाहर था। वो समझ सकता था कि ब्लेज उसके साथ खेल रहा है। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो ऐसा कैसे नहीं कर सकता था? जैसे ही ब्लेज ने फिर से हमला करने की तैयारी की, किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। ये सीनियर पिंक था, जो अपने स्विम फ्रूट के साथ चुपके से उस पर टूट पड़ा। इससे पहले कि वो उसके चेहरे पर वार कर पाता, वो जमीन हिलने लगी और फड़फड़ाने लगी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। उसे पता था कि ये डायमांटे की शक्ति है। सभी होश में आए डोन क्विजोट समुद्री लुटेरे उस पर टूट पड़े। ग्लेडियस ने उस पर कई फुलाती हुई गोलियां चलाई, जबकि गियोला ने अपने शैतानी फल का इस्तेमाल करके उस पर विचार बादल फेंके। उसने ये भी महसूस किया कि लाओ जी पीछे से उस पर आ रहा है। कष्टप्रद। ब्लेज ने बड़बड़ाते हुए गहरी सांस ली। बूम! उसके केंद्र में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने सभी दिशाओं में उच्च तापमान की गर्मी की लहर को फैला दिया, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। डोफ्लामिंगो ने भौहें, सिकोड़ी और ब्लेज की गर्मी से बचते हुए पीछे की ओर छलांग लगा दी। जहां तक दूसरों की बात है, वे भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि वे सभी उसके हमले का पूरा खामियाजा भुगत रहे हैं। केवल सीनियर पिंक ही बच निकला, क्योंकि उसने अपनी शैतानी फल क्षमता का इस्तेमाल किया और जमीन में डूब गया। अध्याय 119 जागृत शैतान फल की शक्ति। दूसरे डोन क्विजोट समुद्री लुटेरों के साथ क्या हुआ, इसकी परवाह किए बिना ब्लेज ने डोफ्लामिंगो पर हमला कर दिया। अगर वो चाहता तो एक ही वार में डोफ्लामिंगो को खत्म कर सकता था, लेकिन इसमें क्या मजा है? पहला, वो सिर्फ लड़ाई का आनंद लेना चाहता है। दूसरा, वो अपने शैतान फल की जागृत क्षमताओं को प्रकट होते देखना चाहता है। अत्यधिक गर्म। अचानक डोफ्लामिंगो ने अपनी हथेली से संघनित तारों से बनी एक मोटी रस्सी निकाली और उस पर चाबुक चलाया। चाबुक आग की तरह नारंगी रंग में चमक रहा था और उसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही थी। मेरे सामने आग से खेल रहा है, क्या वह मूर्ख है? ब्लेज ने अपने बाएं हाथ से आसानी से चाबुक पकड़ी और उसे खींच लिया। अप्रत्याशित रूप से डोलामिंगो को चाबुक के साथ खींच लिया गया, इससे पहले कि वो संपर्क समाप्त कर पाता। अपना दाहिना हाथ पीछे खींचकर ब्लेज ने उन पर हकी से वार किया और जब डोफ्लामिंगो पास आया तो उसने मुक्का मारा। मुक्का सीधे डोफ्लामिंगो के चेहरे पर लगा। हालांकि डोफ्लामिंगो ने तुरंत प्रतिक्रिया की और हकी के संपर्क बिंदु को कवर किया, फिर भी वो चकनाचूर हो गया। उसका आकार बहुत दूर तक जा गिरा और सभी इमारतों को नष्ट करते हुए पास के शहर में जा गिरा। सौभाग्य से गियोन और अन्य लोगों ने वहां से लोगों को हटा लिया, अन्यथा वे भी टक्कर में फंस सकते थे। मुंह में खून थूकते हुए डोफ्लामिंगो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो आधा टूटा हुआ गिलास और होठों के कोनों पर खून से लथपथ दिख रहा था। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, वो सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। जैसे ही वो अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, एक मरीन उसे रोकने के लिए कहीं से आ गया। वो देख सकता था कि उसने जो कुछ भी बनाया था, वो उसकी आंखों के सामने ढह जाएगा। डोफ्लामिंगो ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जबकि उसके माथे पर नसें उभर आई थी। कोई भी मुझे वो हासिल करने से नहीं रोक सकता जो मैं चाहता हूं। सिर उठाकर उसने देखा कि ब्लेज का आकार तेजी से आ रहा है। डोफ्लामिंगो ने तेजी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, बुलेट स्ट्रिंग। उसके हाथों से डोरियों के बंडल इतनी तेजी से निकल रहे थे मानो मशीन गन से फायर हो रहा हो। क्या तुम सचमुच मुझ पर ऐसे घटिया हमले कर रहे हो? ब्लेज ने ताना मारा और अपने दाहिने हाथ से बड़ी सहजता से गोलियों को रोक दिया। 5 रंग की डोरिया। डोफ्लामिंगो ने तुरंत अपना हमला बदल दिया और इंद्रधनुष के समान 5 रंग की डोरिया उसके हाथ से निकलकर ब्लेज पर टूट पड़ी।
ब्लेज ने एक बार फिर हमले को चकमा दिया और तेज गति से किक मारी, जबकि बाद वाले ने अपने पसंदीदा मूव एथलीट के साथ उसी तरह जवाब दिया। पहले के विपरीत डोफ्लामिंगो ने हमले में बहुत ज्यादा हकी का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो गया। बूम! उनके वार आपस में टकराए, हर एक किक की ताकत एक दूसरे पर लगी और वे जीतने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वार बाहर की ओर एक जोरदार शक्तिशाली शॉकवेव में बदल गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। टक्कर के बाद डोफ्लामिंगो ने पीछे की ओर छलांग लगाकर ब्लेज से खुद को दूर कर लिया और हल्की सांस लेते हुए ब्लेज को देखा। किक में हकी की एक बड़ी मात्रा लगाने से उसका हकी रिजर्व खत्म हो गया। चलो डोफ्लामिंगो, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? अगर ऐसा है तो मैं निराश हूं। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। डोफ्लामिंगो को पता था कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो वो कुछ ही चालों में गिर सकता है। जब बात इस हद तक पहुंच गई तो उसे पता था कि उसके पास इसे उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सदैव श्वेत, जमीन पर झुककर उसने अपने हाथों से जमीन को छुआ, जिससे पूरा आसपास का क्षेत्र असंख्य तारों में बदल गया। शैतान फल की शक्ति जागृति, अद्भुत! ब्लेज ने अपने सामने फैले तार के समुद्र को घूरते हुए कहा। इसके बाद डोफ्लामिंगो ने एवर व्हाइट से प्राप्त विशाल मात्रा के तारों को अनगिनत तीखे बिंदुओं में संघनित कर दिया, जिनमें आर्मामेंट हकी मिलाया गया जो गहरे बैंगनी रंग में चमक रहे थे। बिना समय बर्बाद किए उसने अपने पंख फैलाकर ब्लेज की ओर निशाना साधा। उत्साहित होकर ब्लेज ने अपना ऑब्जर्वेशन हकी सक्रिय किया और आने वाले हमले का सामना किया। हकी से भरे लगभग 1000 तारों ने उस पर चारों तरफ से हमला किया। ये समझते हुए कि वो सभी हमलों से बच नहीं सकता, उसने अपने पूरे शरीर को हकी से ढक लिया और उसका सामना किया। लगातार हमलों ने उसे धीरे धीरे पीछे धकेल दिया। अगर वो चाहे तो आसानी से हमलों से बच सकता है या अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करके इन चीजों को जलाकर राख कर सकता है, लेकिन वो इसे महसूस करना चाहता है, जागृत शैतानी शक्ति। थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हुए उसने हकी को अपने पूरे शरीर में फैलने दिया और उसे बाहर की ओर उड़ा दिया, जिससे एक अदृश्य ढाल बन गई जिसने डोफ्लामिंगो के अधिकांश हमलों को रोक दिया। फिर भी कुछ तीखे तार हकी कवर में घुस गए और उसके शरीर को छू गए। ब्लेज को मानना पड़ा कि जागृत शक्ति अद्भुत है। साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि डोफ्लामिंगो ने इन तारों में भारी मात्रा में हकी का इस्तेमाल किया है। ये समझ में आता है क्योंकि उसकी हकी विशेषता अभी 50 फीट के प्रारंभिक चरण में है, जबकि डोफ्लामिंगो की जागृत शैतान फल क्षमता उसके बराबर होनी चाहिए। कुल मिलाकर तुलना करें तो डोफ्लामिंगो की ताकत यूं को कमांडर के मध्य स्तर पर होनी चाहिए। अगर लॉ ने डोफ्लामिंगो को घायल नहीं किया होता तो उसे संदेह है कि लफी ने उसे सिर्फ अपने गियर फोरत से हरा दिया होता। ठीक है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। इसे और लंबा खींचने से मैं निश्चित रूप से बोर हो जाऊंगा, ब्लेज ने सोचा, क्योंकि वो पहले से ही जागृत शैतान फल की शक्ति का अनुभव कर चुका था। सोचते सोचते ब्लेज ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जबकि आसपास का तापमान बढ़ने लगा। एवर व्हाइट द्वारा बनाए गए अनगिनत तार टूटने और पिघलने के संकेत दिखा रहे थे। डोफ्लामिंगो ने अपनी भौहें सिकोड़ी और जल्दी से अपने चारों ओर के तारों को हकी से लपेटा और 16 मोटे तीखे हकीयुक्त धागे के बंडलों को बुलाया। यदि ब्लेज गलत नहीं है तो इसका श्रेय डोफ्लामिंगो की अंतिम चाल गॉड थ्रेड को जाता है, जिसे उसने अंततः लफी के विरुद्ध प्रयोग किया। सुनहरी लपटें भड़क उठीं और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। एक विचार के साथ लपटें उसके हाथ पर इकट्ठी हो गई। फिर ब्लेज ने बड़ी मात्रा में हकी को लपटों में डाला और मुक्का मारा। टकराना! जैसे ही उसकी मुट्ठी से स्वर्णिम लपटें फूटीं और आगे बढ़ी, अंतरिक्ष हिल गया। इस बीच डोफ्लामिंगो ने 16 ईश्वरीय धागे को ब्लेज की ओर फेंका। दोनों सेनाएं बीच हवा में टकरा गई, जिससे समय रुक गया। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर एक जबरदस्त शॉकवेव फूटती है तथा बादल फटते हैं तथा सभी दिशाओं में शाही बैंगनी बिजली चमकने लगती है। एक सेकंड का एक अंश भी नहीं बीता था कि ब्लेज की सुनहरी मुट्ठी ने डोफ्लामिंगो के धागे को तोड़कर पिघला दिया, जैसे कि वो कुछ भी नहीं था, और उसे जमीन पर पटक दिया। अध्याय 120 डोन क्विजोटे समुद्री डाकुओं का अंत। दूर से राजा रिकू और उनके विश्वास पात्रों को युद्ध की तीव्रता का एहसास हुआ, क्योंकि शक्तिशाली आघात रंगे पहले ही उनके पास से गुजर चुकी थी। वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर ये जारी रहा तो इसका असर द्वीप पर रहने वाले निवासियों पर पड़ेगा। वहां क्या हो रहा है? इस स्तर की लड़ाई। मुझे डर है कि ड्रेसरोसा भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि अगर ब्लेसान सावधान नहीं रहे तो पूरा द्वीप नष्ट हो जाएगा। रेगिस ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। गियोन ने अपना सिर हिलाया। वो समझ सकती थी कि ब्लेज की ताकत संभवतः एडमिरल के स्तर तक पहुंच गई है, वो ताकत जिसे वो पाना चाहती है। जहां तक रोसिनांटे का सवाल है, वो जटिल भाव से दूर तक देखता रहा। डोफ्लामिंगो उसका भाई है, लेकिन उसका दिल बुराई की तरफ चला गया है। इससे कोई वापसी नहीं है। जैसे जैसे शाम ढलती गई, ड्रेसरोसा में ठंडी हवा बहने लगी। पूरी लड़ाई आधे घंटे के भीतर ही खत्म हो गई। डोफ्लामिंगो गहरे गड्ढे में लगभग मृत अवस्था में पड़ा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। मुक्का लगने से वो पूरी तरह कुचल गया,
जबकि आग की लपटों से उसके अंदरूनी अंग झुलस गए। अगर वो हकी से अपने शरीर की रक्षा न करता तो वो वार से वाष्पीकृत हो जाता। हालांकि वो होश में था, लेकिन वो एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता था। वो जानता था कि वो मरा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष ने उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी। ब्लेज को डोफ्लामिंगो की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो सिस्टम रिवॉर्ड देखने में व्यस्त था। जैसे ही उसने डोफ्लामिंगो को हराया, सिस्टम नोटिफिकेशन उसके कानों में गूंज उठा। डोन क्विजोटे पायरेट्स को हराया, पुरस्कार +1.0 संविधान +1.0 शैतान फल +1.0 हकी +1.0 निःशुल्क विशेषता बिंदु। स्वर्गीय दानव को मार गिराने के लिए इनाम बहुत बड़ा है। ब्लेज ने सीटी बजाई और स्टेटस पैनल की जांच की। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 63.1, शैतान फल 53.5, हकी 52.6, निःशुल्क विशेषता बिंदु 7.0। इस लड़ाई से पहले ब्लेज ने अपने डेविल फ्रूट विशेषता को 60 फीट तक बढ़ाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब उसका मन बदल गया था। वो हकी और डेविल फ्रूट विशेषता के बीच चयन नहीं कर सकता था। सच है, उसकी शैतान फल क्षमताएं बेहद शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही हकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शैतान फल के विपरीत हकी व्यक्ति की अपनी शक्ति है। फिलहाल यदि वह चाहे तो भी अपनी हकी विशेषता को 60 तक नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वह और 0.4 फीट अंक खो देगा। चूंकि ब्लेज भी अपनी ताकत को तुरंत सुधारने की जल्दी में नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि वो बाद में फैसला करेगा और इसे अपने दिमाग में पीछे रख लेगा। उसने गियोन को बुलाया और डोफ्लामिंगो को देखने गया। डोफ्लामिंगो होश में था, लेकिन वो अपने होंठ हिलाने की स्थिति में नहीं था। वो एक साधारण वाक्य छोड़कर चला गया, हम बाद में बात करेंगे। ब्लेज ने फिर दूसरे डोन क्विजोट समुद्री लुटेरों की जांच की। सीनियर पिंक के अलावा बाकी ज्यादातर बेहोश थे या बुरी तरह घायल थे। जहां तक सीनियर पिंक का सवाल है, वो मौके का फायदा उठाकर भाग नहीं पाया, क्योंकि उसका चरित्र ऐसा ही है। 5 मिनट के भीतर गियोन, रेगिस, रोसिनांटे और अन्य नौसैनिक आ गए, जबकि राजा रिकू और उनके रक्षक भी उनके साथ थे। नष्ट हो चुके शहर, गहरे गड्ढे और झुलसी हुई जमीन को देखकर उन्होंने गहरी सांस ली। वे सोचने लगे, यहां किस तरह की लड़ाई हुई है। रेगिस की ओर देखते हुए ब्लेज ने आदेश दिया, रेगिस, उन्हें सीस्टोन से मार डालो। 2 लोगों को छोड़कर वे सभी शैतानी फल खाते हैं, और साथ ही सावधान रहना। हां, रेगिस रोसिनांटे और अन्य मरीन सैनिकों के साथ चला गया। तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए? तुमने अकेले ही सबको खत्म कर दिया, गियोन ने बनावटी लहजे में डांटा। ब्लेज मुस्कुराया और बोला, मुख्यालय को सूचित करो कि हमने डोन क्विजोटे समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया है, और उनसे कहो कि वे एक युद्धपोत भेजें। ठीक है। उस समय राजा रिकू, वियोला और अन्य लोग उसे धन्यवाद देने के लिए आए। धन्यवाद युवा मरीन, आपने जो किया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। तभी ब्लेज ने राजा रिकू के इर्द गिर्द छोटे छोटे जीवों को देखा, जो हथेली में समा जाने लायक थे। उसने उनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे भी देखे। इसके बाद राजा रिकू ने उनके लिए एक भोज का आयोजन किया। बेशक ब्लेज ने मना नहीं किया, क्योंकि वो बहुत भूखा था। दावत के दौरान उसकी मुलाकात काइरोस, स्कारलेट और बेबी रेबेका से भी हुई। 1 घंटे के बाद ब्लेज और गियोन ने राजा रिकू को अलविदा कहा और बंदरगाह क्षेत्र में आ गए, जहां रेजिस और रोसिनांटे ने डोन क्विजोटे समुद्री डाकुओं को एक घर के अंदर समुद्री पत्थर से बंद कर रखा था। सबसे पहले उसने रोसिनांटे के उदास चेहरे पर ध्यान दिया। उसने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ रोसिनांटे, अपने भाई से बात की? हाँ, उसके कंधे को थपथपाते हुए ब्लेज बोला, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि डोफ्लामिंगो ऐसा है। तुम्हारे विपरीत वो खुद को महान समझता है, बाकी सभी से ऊपर। चाहे आप कुछ भी करें, आप इसे बदल नहीं सकते। मुझे पता था कि इसीलिए मैंने मरीन में शामिल होकर उसे अकेले ही मार गिराने का फैसला किया। रोसिनांटे ने सिगरेट जलाई और सांस ली। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। अच्छा। ब्लेज फिर घर के अंदर गया और डोफ्लामिंगो से थोड़ी बातचीत की। डोफ्लामिंगो को एक अलग कमरे में बहुत सारी जंजीरों और सीस्टोन की हथकड़ियों के साथ बंद कर दिया गया था। इतनी सारी चोटों के बावजूद भी वो होश में था। ब्लेज को पता था कि इतनी चोटों के बावजूद वो नहीं मरेगा। फफ, खांसी, खांसी, तुम एक अजीब आदमी हो, है ना? मुझे समझ नहीं आता कि इतनी क्षमता का आदमी मरीन में क्यों शामिल हुआ। तुम्हारी दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाती है कि तुम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो। ब्लेज ने मन ही मन डोफ्लामिंगो की अत्यंत सूक्ष्म धारणा की प्रशंसा की। आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है, विश्व सरकार उसे अनुमति नहीं देगी। एक बार जब आपकी शक्ति और प्रभाव एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो वे आपके पीछे पड़ जाएंगे। फुफू फुफू, मुझे लगता है कि भविष्य दिलचस्प होने वाला है। मैं यहां तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूं।
मुझे पता था कि तुम अंततः बाहर आओगे, लेकिन याद रखना, अगर तुमने ड्रेसरोसा को फिर से छुआ तो मैं तुम्हारा सिर ले आऊंगा। अगली बार मैं दया नहीं दिखाऊंगा। यह कहकर ब्लेज कमरे से बाहर चला गया। डोफ्लेमिंगो को जीवित छोड़ने का एक कारण है। वो देखना चाहता है कि उसके कार्य का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हो सकता है भविष्य में वो एक बार फिर लफी से हार जाए। आइए प्रतीक्षा करें और देखें। 1 घंटे बाद 2 मरीन युद्धपोत डोफ्लेमिंगो को ले जाने के लिए आए। वाइस एडमिरल सुरु खुद हेवनली डेमन को इंपेल डाउन तक ले जाने के लिए आए। अब आगे क्या होगा? ब्लेज को इसकी परवाह नहीं है। उसने अपना काम कर दिया है।